नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए भट्ट जी द्वारा रचित एक और निबंध का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है जबान। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित अपन एक और निबंध का अध्ययन करते हैं। बालकृष्ण भट्ट, और बहुत ही रुचिकर निबंध है ये भी भट्ट जी का। देखिए, अपनों ने दो निबंध पढ़े हैं बालकृष्ण भट्ट के, दोनों के दोनों बहुत ही रुचिकर निबंध थे। और ये जबान है, ये भी इनका ललित निबंधों की श्रेणी में आता है। ललित का मतलब ही रुचिकर, मधुर होता है, तो ये भी इनका ललित निबंधों की श्रेणी में निबंध आता है। और जबान, जी हाँ, जबान हमारी जुबान यानी जीभ से ही शीर्षक लिया गया है। देखिए, यहाँ पर निबंध की शुरुआत में भट्ट जी यूं कहते हैं कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों में आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये सभी की सभी शामिल है। और इनमें यूं कहते हैं कि प्रत्येक का अपने अपने क्षेत्र में विशेष महत्व रहता है। जैसे आंख देखने का काम करती है, और देखने का काम करती है तो जिस भी किसी चीज को अपने को देखना है तो हमें आंख की सहायता लेनी होगी। और जिनके पास भी आंख नहीं है उनकी जिंदगी में इस चीज का बहुत ही बुरा हाल है। देखिए, यहाँ पर यूं भी कहा जाता है, अगर अपन साहित्य की बात करें तो सूरदास जी के बारे में बात करते हैं तो सूरदास जी ने जिस प्रकार का चित्रण किया है, और सामान्यतः यूं कहते हैं कि वो जन्मांध थे यानी जन्म से अंधे थे। यदि कोई जन्म से अंधा व्यक्ति है तो वो प्रकृति का चित्रण यानी सूक्ष्म चित्रण इस प्रकार से कर सकता है, क्या अन्य कभी विश्वास ही नहीं करते। तो इसलिए आंख का इतना ज्यादा महत्व है कि यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं तो हम देखकर ही उसका ब्यौरा दे सकते हैं, उसका विवरण दे सकते हैं। तो आंख का अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रहता है। कान सुनने का काम करते हैं, और सामान्यतः यदि आप अपनी दादी नानी के पास बैठे हो तो उन्होंने कहा भी होगा, इस प्रकार की बातें सुनी भी होगी आपने कि आंख गई संसार गयो, कान गए हताई गई। हताई अपन आपस में बातचीत को सामान्य बोलचाल की भाषा में हताई बोलते हैं। और जीभ के माध्यम से, सामान्यतः जीभ तो हमारे पास रहती है, कुछ व्यक्ति बहरे होते हैं, कुछ व्यक्ति अंधे होते हैं, तो इसके लिए। और सामान्यतः बुढ़ापे में भी अब यूं होता है कि आंख चली जाती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है। और यदि यहाँ पर अपन जीभ न लेकर बुढ़ापे के संदर्भ में दांत ले तो दांत चला जाता है, तो कहते हैं कि स्वाद चला जाता है। उसी प्रकार से जीभ स्वाद के क्षेत्र में प्राबल्य रखती है, नाक गंध के संदर्भ में, त्वचा स्पर्श के संदर्भ में। तो इस प्रकार से इनका प्रत्येक का अपना अलग अलग क्षेत्र है, और प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कान सुनने का काम करते हैं, और सामान्यतः हमारे कान वही सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है, अर्थात मधुर वाणी हम सुनना अधिक पसंद करते हैं। नाक की यदि बात करें तो यदि कोई अच्छी गंध है, जो यूं मान ले कि स्वाद से संबंधित यदि अच्छी गंध है तो उसे नाक बहुत ज्यादा पसंद करेगा। और स्वाद के संदर्भ में तो नाक का इतना अधिक योगदान है कि यदि किसी में गंध अच्छी नहीं आ रही है, मतलब दुर्गंध आ रही है, तो वो भोजन खाना तो दूर, अंदर जो पेट में है ना वो भी बाहर आने को हो जाता है। और यहाँ पर भट्ट जी है वो थोड़ा सा और ज्यादा विस्तृत वर्णन करते हैं। वो यूं कहते हैं कि अपन पाश्चात्य लोगों को ले या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को ले जो हमसे अलग है, यानी स्वाद के संदर्भ में अलग रुचि रखता हो। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। तो लेखक यूं कहते हैं कि देखिए, सुगंध और दुर्गंध है ना, वो एक ऐसे तत्व होते हैं, दुर्गंध ऐसे तत्व होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने भी रख सकते हैं। जैसे मान लो आपको किसी चीज में दुर्गंध आ रही हो और वो अन्य व्यक्ति के लिए सुगंध हो,
और मान लो किसी चीज में आपको सुगंध आ रही हो, वो अन्य व्यक्ति के लिए दुर्गंध हो। जैसे सामान्य सा यदि अपन उदाहरण दे तो देखिए, इत्र होता है। इत्र यानी परफ्यूम बोल दो, डियो बोल दो, सेंट बोल दो, ठीक है, ये इत्र होता है। अब कुछ लोग किसी सुगंध के शौकीन होते हैं, कुछ लोग किसी के होते हैं। तो कुछ लोगों को जो पसंद आता है इत्र, वो अन्य लोग नापसंद भी कर जाते हैं, अर्थात उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर यदि अपन स्वाद के संदर्भ में ले तो लेखक है वो अंग्रेजों को, यानी मैंने कहा ना पाश्चात्य के संदर्भ में लेते हैं, तो वो अंग्रेजों के संदर्भ में इस बात को लेते हैं और वो यूं कहते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें दुर्गंध लगती है और उनको सुगंध भी लग सकती है। कहते हैं कि ये अंग्रेज है ना, फ्रिज में मतलब काफी टाइम पड़ी हुई मछली, मांस, मटर पनीर, यानी ये लोग है वो क्या खाते हैं, बासी खाना खाते हैं। सामान्यतः एक बार मुझे किसी ने ये बात भी बताई कि विदेशों से जब पहले बहुत कम लोग आते जाते थे विदेशों में, तब कहते हैं कि कोई महिला आई थी और वो महिला इस बात पर आश्चर्य कर रही थी कि भारत में हर रोज रोटी बनती है, और हर रोज ही नहीं बनती, हर घर में भी बनती है। तो इस प्रकार से ये लोग बासी खाना खाते हैं, जिसे अपन बासी बोलते हैं। हम ताजा बनाकर खाने में विश्वास करते हैं, और हमारे यदि भारतीयों के तो यदि आयुर्वेद का सहारा लें, आयुर्वेद को पढ़ें, तो वो लोग तो यूं कहते हैं कि खाना बनते ही, भोजन बनते ही लगभग 45 मिनट के अंदर अंदर भोजन कर लेना चाहिए, उसके बाद तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। तो अपन उतना नहीं रख पाते, परंतु फिर भी हम इनसे तो बहुत आगे हैं। हम ऐसे तो नहीं कि महीनों भर पड़ा हुआ खाना खा लेते हैं। अब ये लोग हैं वो महीने भर पुरानी मांस, मछली या मटर पनीर जो भी है वो खाना ये खा लेते हैं और कहते हैं कि उसमें भी इनको जायका आता है। अब इन चीजों में अपने को तो बुरी स्मेल आती है। अपन तो एक दिन से ज्यादा अगर कोई चीज पड़ी है, फ्रिज में भी पड़ी है, तो भी अपन उसे यूं सोचते हैं कि ये कैसे खाई जाएगी, अपन उसको फेंकने की सोचते हैं, जबकि इनको उसमें स्वाद आता है। तो इसलिए यहाँ पर भट्ट जी शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कर्म करती है। आंख देखने का कर्म करती है, कान सुनने का, नाक गंध लेने का, जीभ स्वाद और त्वचा स्पर्श करने का काम करती है। अब यहाँ पर आंख और कान का तो ये हो गया कि हम सभी मनोरम दृश्य देखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, परंतु नाक और गंध के संदर्भ में लेखक यूं कहते हैं कि ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। हमारे लिए जो सुगंध है वो किसी और के लिए दुर्गंध, और वहां पर ये अंग्रेजों का और भारतीयों का उदाहरण देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये उदाहरण भट्ट जी ने अपने निबंध में लिखा है। अब कहते हैं कि जब भोजन की बात ही आ गई, जब खाने पीने की बात ही आ गई, तो अपने भोजन को याद कीजिए, और भोजन में उस समय को याद कीजिए जिस दिन खाने में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होगी। मुंह में पानी आ रहा है ना, परंतु ज्यादा बात नहीं है। अपन ये इस क्लास के बाद लगभग खाने का ही टाइम है, तो आप आराम से भोजन कर सकते हो। तो भोजन की बात अपन करें तो देखिए, भोजन में अनेक सुगंधित पदार्थ शामिल किए जाते हैं, अनेक गंध वाले पदार्थ है वो शामिल किए जाते हैं ताकि उसकी खुशबू बढ़ जाए, और जैसे ही उसकी खुशबू बढ़ जाती है तो फिर मुंह में पानी आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भोजन में अनेक सुगंधित तत्व है, और यहाँ तक कि ऐसे भी कहा जाता है कि भोजन करने के बाद भी लोग इलायची, सौंफ, इस प्रकार की चीजें खाते हैं। किसके लिए? अच्छी गंध के लिए, अच्छी गंध के लिए या सुगंध के लिए। तो यहाँ पर लेखक यूं कहते हैं कि नाक का संबंध है वो गंध से रहता है, और गंध हमारे भोजन को, हमारे स्वाद को किस तरीके से प्रभावित करती है। यदि हमें किसी चीज में दुर्गंध आ रही है और वो हमारे सामने रख दी गई है, हम भोजन कर रहे हैं, तो उस समय वो भोजन करना तो दूर की बात, जो पेट में है ना वो भी बाहर आने को हो जाता है। अब चलिए त्वचा के पास। तो त्वचा
एक ऐसी है जिसे मतलब हमारा हाथ है, तो हम किसी भी चीज को स्पर्श करके क्या पता कर लेते हैं, हार्ड है या मुलायम है। इस प्रकार से ये किसी को स्पर्श करके और किसी की प्रकृति बताने में सहयोग करती है। जीभ क्या करती है, जीभ सबसे बड़ा काम करती है। देखिए जीभ है वो हमें स्वाद का एहसास करवाती है, यहां तक कि अच्छी खुशबू आई तो मुंह में पानी आया, यानी जीभ ने सहयोग दिया। अच्छी सुगंध आई तो मुंह में पानी आया, यानी जीभ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां पर ये बात कह के भट्ट जी ये कहना चाहते हैं कि विभिन्न कर्मेंद्रियां अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से योगदान देती है, परंतु सबसे अधिक योगदान किसका रहता है, जीभ का रहता है। और इसलिए वो स्वीकार करते हैं कि जीभ सभी कर्मेंद्रियों में प्राबल्य रूप में हमारे सामने आती है, यानी प्रबल सबसे कौन है, जीभ है। अब जीभ प्रबल कैसे है, अब अपन टॉपिक पर पहुंचे, अपने निबंध के टॉपिक पर। निबंध का टॉपिक कौन सा है, शीर्षक कौन सा है, जबान है। अब अपन जबान पर पहुंचे हैं, किसके माध्यम से, विभिन्न कर्मेंद्रियों का सहारा लेते हुए, और अपन मूल शीर्षक पर आए हैं। और मूल शीर्षक क्या है, जबान या जीभ। अब जो जीभ है वो अन्य सभी कर्मेंद्रियों में प्रधान है। क्यों प्रधान है, क्योंकि वो अन्य सभी के क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, अन्य सभी के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। लेखक यूं लिखते हैं कि अन्य कोई भी कर्मेंद्री किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती, बस अपने तक ही सीमित है। जैसे मान लीजिए कि आंख है, अब आंख है वो बहुत अच्छा दृश्य देख रही है या बहुत बुरा देख रही है, इससे कान को कोई भी मतलब नहीं है, कान कहीं भी प्रभावित नहीं होगा, और कान कहीं भी दुखी भी नहीं होगा और खुश भी नहीं होगा, अर्थात कान को कहीं भी सहारा नहीं मिलेगा या कहीं भी बुरा भी नहीं लगेगा। उसी प्रकार से कान यदि बहुत अच्छी बात सुन रहा है और बहुत बुरी बात सुन रहा है तो आंखों को कहीं भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि अपन त्वचा की बात करें तो त्वचा कोमल चीज को स्पर्श कर रही है, कोमल को स्पर्श करिए या सख्त को स्पर्श करिए, आंख को इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहेगी, वो बस मनोरम दृश्य देखना चाहेगी, कोमल और सख्त से उसे कोई मतलब नहीं होगा। अर्थात प्रत्येक कर्मेंद्री अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित रहती है और उसी तक उसका हस्तक्षेप रहता है, जबकि ये तो सब जगह सबके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। कैसे? आंख ने बहुत ही सुंदर भोजन देखा और देखते ही इसके यहां पानी आ गया, यानी मुंह में पानी आ गया, जबान ने अपना काम कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप के घर में कोई भी शादी विवाह हुआ है, मान लीजिए कभी भी हुआ है, आप उसकी मूवी देखिए, मूवी शुरू कीजिए और फिर आप उसके सामने बैठिए। जैसे ही पार्टी की मूवी आएगी आपके मुंह में पानी आना स्वाभाविक है, आ जाएगा। अब वहां पर क्या किया आपने? गंध थोड़ी ना ली, गंध की वजह से थोड़ी ना आया, आपने सिर्फ उसको देखा, भोजन को देखा और आपके मुंह में पानी आ गया। अर्थात काम किसका था? आंख का, और प्रभावित कौन हो गया? जीभ होगी। अर्थात इसने इसके क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर लिया। अब देखिए 12-1 बजे का टाइम है, मान लीजिए दोपहर का 12-1 बजे का समय है। आप कॉलेज में हो और क्लास ले रहे हो, कॉलेज में क्लास ले रहे हो, ठीक है। क्लास चल रही है हिंदी की, ठीक है, और हिंदी की क्लास में मैं कोई वाक्य से संबंधित और टॉपिक करवा रही हूं, ठीक है, और वाक्य से संबंधित टॉपिक करवा रही हूं। और उसी टाइम में मैंने आपको बताया कि बीकानेरी रसगुल्ला, बीकानेरी रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया। अब 12-1 बजे का समय, आपको बहुत तेज भूख लगी है,
लग जाती है। अब उस समय तो आप, यदि लास्ट क्लास है तो आप सपने भी ये देख रहे होंगे कि घर में क्या बना होगा आज, जोते ही खाऊंगा या खाऊंगी। तो इस प्रकार से आप उस समय आपको भूख लगी है और लास्ट क्लास है तो आप सपने वो देख रहे हो, और इतने में आपको ये उदाहरण मिले। आपने नहीं देखा, देखा नहीं है, आपने मात्र सुना है। अब सुना है तो काम किसका था? कान का। सुनने का काम तो कान का है। और उस समय आपके मुंह में पानी आया और आपकी भूख बढ़ने लगी और आपके पेट में चूहे दौड़ने लगे। दौड़ने नहीं, हाईवे बना दिया पेट में। तो इसलिए यहां पर भी काम कान का होते हुए भी किसने किया? जीभ ने किया। अर्थात जीभ हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। यहाँ पर आंख के क्षेत्र में किया और यहाँ पर कान के क्षेत्र में। तो इसलिए जीभ सबसे अधिक प्रधान है, इसका सबसे अधिक प्राबल्य है। यहाँ पर लेखक आगे और भी विवरण करते हुए और इसके गुण दोषों का भी चित्रण करते हैं कि जीभ के कौन कौन से गुण हो सकते हैं और कौन कौन से दोष हो सकते हैं। देखिए, जीभ के दोषों का चित्रण करते हुए, और सबसे पहले तो लेखक कहते हैं कि जीभ चटोरी नहीं होनी चाहिए। यदि जीभ चटोरी है ना, तो लेखक कहते हैं कि ये तो चटोरी जीभ तो ऐसी होती है कि संपत्ति तक को चट कर जाती है, संपत्ति तक को समाप्त कर देती है, यानी धीरे धीरे। और यहाँ पर लेखक इसकी अन्य सहायक बुराइयों का भी चित्रण करते हैं कि चटोरी यदि जीभ है, और किसी का चटोरी जीभ का मतलब हम लालच से भी ले सकते हैं। तो किसी की जीभ चटोरी है तो उसमें अनेक ऐब आ जाते हैं। ऐब का मतलब होता है बुराइयां, अनेक बुराइयां इसमें आ जाती है। जैसे लोग है वो इसके लालच में आकर जुआ खेलने लगते हैं और सट्टेबाजी वगैरह है वो सारे के सारे इसी के अधीन आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ लोग या अन्य व्यक्ति है वो शराब या अन्य प्रकार का जो नशा करते हैं वो भी किसके वशीभूत होकर करते हैं? जीभ के वशीभूत। और यहां पर लेखक कहते हैं कि यदि इस क्षेत्र में जीभ आ गई तो जीभ पूरा का पूरा, या हमारे पूरे व्यक्तित्व का ही नहीं, हमारी पूरी संपत्ति का भी नाश हमसे करवा देती है। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि चटोरी जीभ सबसे अधिक बुरी होती है या फिर सबसे अधिक खतरनाक होती है। और इसके लिए इतिहास से लेकर आज तक, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, चाहे धर्म के वेता हो, सब लोग उपदेश देते हैं। और क्या उपदेश देते हैं? कि जीभ पर कंट्रोल होना चाहिए, जीभ पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए, इस पर संयम रखा जाना चाहिए। और इसके लिए विभिन्न विद्वान धर्मोपदेश सभी के सभी विभिन्न प्रकार की योजना भी बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी जीभ को नियंत्रण में रख सकते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी जीभ को नियंत्रित कर सकते हैं तो पढ़िए बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध आगे से, परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।